हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी का, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, 18, 21, 22, 23 एंड पर डे आप लोगों की 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जाएगी है। टोटल 4 दिन में आप लोगों की 8 शिफ्ट कंप्लीट करवाई जाएगी। जो 18 अगस्त के एग्ज़ाम था आप लोगों की, उसकी दोनों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। जेके में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन दोनों शिफ्टों की कंबाइंड एनालिसिस की गई थी। उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी गई थी। आज 21 अगस्त को इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी इनके जो नेटवर्क सर्वर था उसमें दिक्कत थी, एग्ज़ाम लेट स्टार्ट हुआ, कहीं पर पहले हुआ, कहीं पर बाद में हुआ। तो आप लोग भी बता सकते हैं किस किस के एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत हुई है और किसका एग्ज़ाम किस टाइम स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई है, उसमें जेके के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 के 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट में मिल चुके हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो 7-8 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। आप लोगों के साथ सारे शेयर करूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों का जो अपकमिंग शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम होगा उनको बेनिफिट होगा कि अगर उसके आसपास कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उनको फ़ायदा होने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 30 थे, तो एक एक करके देख लेते हैं। सारे के सारे देखूंगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। द साहित्य अकेडमी अवार्ड गिवन इन इंग्लिश। तो ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, एक तो पता होना चाहिए आप लोगों को ये कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है। तो ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 लैंग्वेज तो वो रहती हैं जो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 8 में, शेड्यूल 8 में है जो आप लोगों की, और 8 शेड्यूल में है। उसके बाद 2 लैंग्वेज आप लोगों की और होती है, एक तो इंग्लिश होती है और एक राजस्थानी होती है। तो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और ये पूछा था आप लोगों को इंग्लिश में किसको दिया गया, तो अनुराधा रॉय को इंग्लिश में दिया गया है। मैंने आप लोगों को जो पहले दिन की एनालिसिस थी उसमें भी बताया था, मैंने सारे बता देते कि आप लोग इंग्लिश का याद रखना है, हिंदी का याद रखना है, उर्दू का याद रखना है। वो मैंने आप लोगों को लिस्ट भी दे दी थी। जिन्होंने वो एनालिसिस देखी होगी तो उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं, अब मैं फिर से आप लोग को लिस्ट दे देता हूँ। ये लिस्ट आप लोग की इंग्लिश में किसको मिला, अनुराधा रॉय को मिला है। किसके लिए, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो इस नोवेल के लिए मिला है। इंग्लिश के बाद आप लोग को हिंदी का याद रखना है, तुमड़ी के शब्द, ये बद्री नारायण को मिला है, ये पूछा जा चुका है। हिंदी के बाद आप लोग को याद रखना है इसमें, नेक्स्ट याद रखिएगा, संस्कृत का भी आप लोग से पूछा जाता है, तो आप लोग संस्कृत का याद रख सकते हैं। जनार्दन प्रसाद पांडे मनी को मिला है संस्कृत वाला। उसके बाद आप लोगों को याद रखना उर्दू वाला, तो उर्दू वाला किसको मिला, अनीस असफाक को मिला है। तो ये 4-5 लैंग्वेज में आप लोगों को याद रखने होते हैं, यही आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये पुष्यमित्रा शुंग डायनेस्टी थी। अब एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी डायनेस्टी हैं सबके फाउंडर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हर्यक डायनेस्टी के कौन थे, ये बिंबिसार थे। पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी, कैपिटल भी आप लोगों को याद रखनी है। फिर आती है आप लोगों की नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, धनानंद थे, ये थे नंद डायनेस्टी के फाउंडर। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की आती है मौर्य डायनेस्टी, तो इसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे। सोंग डायनेस्टी के मैं बता चुका हूँ, पुष्यमित्र सोंग थे। और कन्नौज डायनेस्टी के वासुदेव थे। इसके ट्रिक भी होती है हसीन मासू का साथ, इस करके इनका ऑर्डर होता है, मैं लिख देता हूँ, हसीन मासू का साथ, ये ऑर्डर रहता है। से हर्यक डायनेस्टी होती है, सी से शिशुनाग डायनेस्टी होती है, और न से आप लोगों की नंद डायनेस्टी होती है। हसीन मासू का, और माँ से मौर्य डायनेस्टी, सू से सुंग डायनेस्टी, और के से कन्नौज डायनेस्टी, और सात से सातवाहन डायनेस्टी। तो इसलिए ऑर्डर चलता है, आप लोगों से ऑर्डर पूछ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकता है। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मासू का साथ। अब और बाकी कौन कौन सी डायनेस्टी, हर्यक का हम लोग देख चुके हैं, बिंबिसार है। शिशुनाग के शिशुनाग थे। नंद डायनेस्टी के कौन थे, महापद्मानंद थे। तो याद रखिए नंद डायनेस्टी के महापद्मानंद इसके फाउंडर थे, कैपिटल इसकी पाटलिपुत्र थे। शुंग के हम लोग देख चुके हैं, कन्नौज डायनेस्टी के वासुदेव थे, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग सातवाहना, तो इसके शिमुख थे, और पाइथान इनके वो थी कैपिटल। फिर कुषाण की क्या थी, कुजल कडफिसस थे। हूण के कौन थे, तोरमान थे, और सियालकोट इनकी कैपिटल थी। उसके बाद सेना डायनेस्टी, तो ये क्या थे, सामंत सेन थे। और परमार भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये उपेंद्र थे। चंदेला अपना नन्नूक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना गुर्जर प्रतिहार, तो कौन थे, नागभट्ट प्रथम। और पल्लव डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आप लोगों से, तो सिंह विष्णु इसके थे फाउंडर थे। कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। चालुक्य के कौन थे, पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य जो वेंगाई, तो ये कौन थे, विष्णुवर्धन थे। और राष्ट्रकूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दंती दुर्ग, तो राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग थे। और मान्यखेत इनकी कैपिटल थी। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक डायनेस्टी आप लोगों की गयासुद्दीन तुगलक। तो ये डायनेस्टी रिलेटेड जो भी फाउंडर थे, क्या क्या कैपिटल आप लोगों को यहीं पर करा दी है। एक अलग से वीडियो में मैं आप लोगों को सारे डायनेस्टी के फाउंडर और उनकी जो कैपिटल है वो कवर करवा दूंगा आज ही, या फिर आज कल तक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछा गया था आप लोगों से, तो ये होता है आप लोगों का कोलकाता में।
अब जितने भी आप लोग के पीएसयू होते हैं उनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं। जैसे एनटीपीसी का दिल्ली में है, गेल इंडिया लिमिटेड का आप लोग का दिल्ली में है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दिल्ली में है, भारत बीएचएल का आप लोग का दिल्ली में, फिर बीपीसीएल का मुंबई में है आप लोगों का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुंबई, और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आप लोगों का देहरादून में पड़ता है। कोल इंडिया का आप लोगों का पूछा गया था तो कोलकाता है, तो बाकी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नई दिल्ली में है। और उसके बाद आप लोगों से याद रखना है कि जो आप लोगों से पूछा जा सकता है शिपिंग कॉरपोरेशन का कहाँ पर, मुंबई में, एचपीसीएल का भी मुंबई में, जितनी भी ऑयल से रिलेटेड कंपनी है उनका मुंबई में मिलेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में 1940 में यह फाउंड की गई थी। बेल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बेंगलुरु में है। और नाल्को का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में 1981 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RIN का वाइजैग विशाखापट्टनम में 1982 में इसको फाउंड किया गया था। ऑयल इंडिया का आप लोगों का असम में है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का दिल्ली में है, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन का आप लोगों का दिल्ली में है, और सेंट्रल वाटरवेयर कॉरपोरेशन का ये भी आप लोगों का दिल्ली में है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आप लोग याद रखिएगा, ये दिल्ली में है, और IRCTC का तो दिल्ली में है ही। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है BSNL का, ये भी दिल्ली में है। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर थे। बाकी एक दो हो रह रहे हैं आपको। राइट्स का गुरुग्राम में है, ये रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर वाले का नोएडा में, याद रखिएगा। और उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, तो इसका संबलपुर में है महानदी कोलफील्ड का। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी का कहाँ से आप लोग, गोलघाट, ये भी गोलघाट में है। और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुंबई में, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। और भारत डायनामिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को हैदराबाद में मिलेगा, जो आप लोगों की मिसाइल वगैरह बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कोलकाता में है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर का कोलकाता में है। सेंट्रल कोलफील्ड का आप लोगों का रांची में है। उसके बाद आप लोग याद रखना भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML, ये आप लोगों की कोचेज वगैरह बनाती है, तो इसका बेंगलुरु में है। और ONGC का पूछ सकते हैं आप लोगों से, इसका देहरादून में है। और सतलज जल विद्युत निगम का शिमला में। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर भी मैंने आप लोगों को यहीं पर कवर करवा दिए हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से पूछा गया था सेंट्रल वाटर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ से है, दिल्ली में है। या फिर ये पूछा गया होगा कि सेंट्रल वाटर कमीशन, या तो सेंट्रल वाटर कमीशन होगा या सेंट्रल वाटर बोर्ड होगा, दोनों का हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ मैनी स्टेट शेयर बाउंड्री विद द उत्तर प्रदेश, तो यूपी के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 8 तो स्टेट शेयर करते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली शेयर करती है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको आप लोग मैप से भी देख सकते हैं, ये आप लोग का यूपी है, तो यूपी के आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड शेयर कर रहा है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, 3 तो यही हो गया आप लोगों के नॉर्थ में। फिर आप लोगों का राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8, और एक यूटी है आप लोगों का दिल्ली, तो टोटल 8 + 1। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अदर स्टेट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एमपी से पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट को टच करता है, तो आप लोग इस मैप को देख लीजिएगा। एमपी जो आप टच करेगा आप लोग राजस्थान, गुजरात 2, महाराष्ट्र 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, बिहार से नहीं 5, और उत्तर प्रदेश 6। तो ये मध्य प्रदेश 6 से स्टेट करेगा। तो इस तरीके से आप लोग हर एक स्टेट का देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेट का, कि वो कितने स्टेट को टच करते हैं। ये PDF आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, करंट लोकसभा, वो जो हमारे करंट में लोकसभा चल रही है, ये कौन से नंबर की लोकसभा है, तो ये 17 नंबर की लोकसभा है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल पूछा गया था, तो ये होता फ्रांस का एक शहर है लियोन, तो लियोन बोलते हैं, लियोन नहीं होता, लियोन इसका नाम होता प्रोनाउंसिएशन। तो ये कहाँ पर आप लोगों का फ्रांस में स्थित है। अब मेजर हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे रेड क्रॉस का जिनेवा में है, इंटरपोल का मैंने आप लोगों को बता दिया, यहीं से पूछा गया था। फिर ADB का आप लोग का मनीला में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फर्म का आप लोग ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और नाटो का ब्रसल्स में, नाटो 4 अप्रैल 1949 को बना था, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हैग नीदरलैंड में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, सार्क का आप लोगों का काठमांडू में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो नैरोबी में है 1972 में बना था ये, और गैट जो आप लोग का जेनेवा 1948 में बना था, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ये वाशिंगटन DC में है। अरब लीग का कायरा में है, जो मिस्र की कैपिटल है। फिर काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट, तो ये आप लोगों का याद नहीं रखना है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज, ये जेनेवा में है। फिर आता है यूरोपियन एनर्जी कमीशन का जेनेवा में है। एटॉमिक, ये अफ्रीकन इकोनॉमिक कमीशन का अदीस अबा में है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जेनेवा में है। नेक्स्ट आता है आप लोग का UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, जेनेवा में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका वियना में है। उसके बाद आप लोग को याद रखना अंकटाड का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो 1964 में बना था। रेबेका ग्रैन स्पैन इसकी हेड है, पहली फीमेल बनी है कोई, तो इसका जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका लंदन में है। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लौज़ाने में है।
और उसके बाद याद रखना आप लोगों को चोगम, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, तो इसका स्ट्रोसबर्ग में है। फिर ओपेक का पूछते हैं, ये वियना में है। और उसके बाद OECD का भी पूछते हैं, ये आप लोगों का पेरिस में है। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना कॉमनवेल्थ, तो ये कॉमनवेल्थ का आप लोगों का लंदन में है। फिर आता है आप लोगों का यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में है। और यूरोपियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका आप लोगों का फ्रांस के पेरिस में मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में है। ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की 1919 में फाउंड की गई थी। फिर आप लोग को याद रखना ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, तो ये आप लोगों का एडिस अबाबा में है। उसके बाद यूनेस्को का पेरिस में है। वर्ल्ड बैंक का आप लोग का वाशिंगटन में है। IMF का आप लोग का वाशिंगटन में है। और यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में है। तो सारे हेडक्वार्टर भी मैं आप लोगों को यहीं पर कवर करवा चुका हूँ, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज जो हैं ये किस डांस को परफॉर्म करते हैं, तो ये रिलेटेड है कथक। कल मैंने स्टैटिक जीके की क्लास ली थी, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया आप लोगों का। स्टैटिक जीके वाली वो आधे घंटे की क्लास थी, 4-5 टॉपिक कवर करवाए थे। आज मैं जो रिमेनिंग 4-5 टॉपिक बच रहे हैं वो भी स्टैटिक जीके की 40 से 45 मिनट में कवर करवा दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था आप लोगों का क्लासिकल डांस रिलेटेड। अब यहाँ पर आप लोगों से क्या क्या पूछे जा सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कथक के आप लोगों को बिरजू महाराज याद रखना है, लच्छू महाराज आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद शंभू महाराज आप लोगों को याद रखना है, सितारा देवी भी पूछते हैं, तो ये 4 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कुचिपुड़ी में आप लोगों को मल्लिका साराभाई याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को राजा रेड्डी याद रखना है, राधा रेड्डी याद रखना है। बस ये 3 नाम याद रखने हैं। भरतनाट्यम में आप लोग को रुक्मणी देवी याद रखना है, पद्मा सुब्रमण्यम याद रखना है। उसके बाद इसमें टी बाला सरस्वती भी याद रखना है और यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखना है। और ये नाम याद रखना है आप लोग को भरतनाट्यम से। कथकली से आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें एक तो आप लोग याद रखिए कथकली से ये रामकुट्टी नायर याद रख लीजिए। ये आप लोग का किससे, कथकली से। ओडिसी से आप लोग को याद रखना झावेरी सिस्टर, तो झावेरी सिस्टर होंगी इसमें कहीं पे। तो एक तो सोनल मानसिंह याद रखना है और कालूचरण मोहपात्रा ये भी पूछते हैं आप लोगों से। और गीता महालिक भी पूछते हैं। सुजाता मोहपात्रा आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और शोभा, हाँ ये आप लोग शोभना और शाहजहान ये भी याद रखिए। फिर मोहिनी अट्टम से आप लोग याद रखिएगा, सुनंदा नायर याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों का गोपाल प्रसाद दुबे और कलम कादलम ये भी याद रखिएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा मोहिनी अट्टम से। मणिपुरी से आता है आप लोग को झावेरी बहन है, तो ये झावेरी सिस्टर मणिपुरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोग का सत्तरिया से याद रखिएगा। तो ये सारे मैंने आप लोग को बता दिए कौन सा डांस कौन परफॉर्म करता है। आप लोग इसके पढ़कर जाइएगा जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। अदर नेम ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, तो वाइट रिवॉल्यूशन का अदर नेम क्या था, तो ये ऑपरेशन फ्लड था जो 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1970 में ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं इसको, वाइट रिवॉल्यूशन का अदर नेम। अब सारे रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, ये फूड वाला है। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन आप लोगों का फिश जो मछली के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन आप लोगों का फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन आप लोगों का एग के प्रोडक्शन को से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन आप लोगों का ऑयल सीड प्रोडक्शन। कृष्णा क्रांति आप लोगों का बायोडीजल। और रेड रिवॉल्यूशन आप लोगों का टमाटो या फिर मीट प्रोडक्शन। पिंक रिवॉल्यूशन आप लोगों का लोबस्टर प्रोडक्शन। बादामी रिवॉल्यूशन आप लोगों का स्पाइस प्रोडक्शन मसाले वाला। और गोल्डन रिवॉल्यूशन आप लोगों का फ्रूट प्रोडक्शन। और अमृत क्रांति आप लोगों का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जैसे कि केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है 2 रिवर को, तो ये आप लोगों का अमृत वाला हो जाएगा। गोल्ड रिवॉल्यूशन आप लोगों का आलू पोटैटो। और रेनबो रिवॉल्यूशन आप लोगों का टू मॉनिटर ऑल द रिवॉल्यूशन, इन जितने भी रिवॉल्यूशन चल रहे हैं इनको मॉनिटर करने के लिए जो है वो आप लोगों का रेनबो रिवॉल्यूशन है। तो सारे रिवॉल्यूशन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, प्रेसिडेंट आफ्टर द फखरुद्दीन अली, जो इमरजेंसी लगी थी उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, तो यही थे फखरुद्दीन अली थे। तो उनके बाद प्रेसिडेंट पूछा था को कौन थे, तो मैं सारे प्रेसिडेंट आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। इसकी एक ट्रिक भी होती है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, इस तरीके से आप लोग इस मिनेमिक्स को याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सिखाना है तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, जैसे लिख भी देता हूँ। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो यहाँ से बन जाएगा आप लोग का राजेंद्र प्रसाद, राजू की राधा। दूसरे नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे और तीसरे नंबर के हो जाएंगे जाकिर हुसैन। तो ये देखिए जाकिर हुसैन, राजू की राधा, जाकर गिरी, तो वेंकट गिरी चौथे नंबर के हो जाएंगे और फखरुद्दीन रेड्डी हो जाएंगे आप लोगों के। ये 2 तो एक्टिंग वाले थे और ये फखरुद्दीन रेड्डी आप लोगों के साथ हो जाएंगे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो जेल के बाद आ जाएगा आप लोगों का नीलम संजीव रेड्डी। तो इस तरीके से आप लोग सारे जितने भी प्रेसिडेंट है मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए। वेंकट गिरी है, फखरुद्दीन रेड्डी है जो 74 से 77 तक थे। उसके बाद ये एक्टिंग थे, बेडी जत्ती ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी इसका उत्तर हो जाएगा। और ज्ञानी जैल सिंह 10 नंबर के थे। 11वें नंबर के आप लोगों के रामस्वामी वेंकट रमन थे, ये भी आप लोगों के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और शंकर दयाल शर्मा, सबसे आप लोग याद रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे।
और उसके बाद आप लोगों से जो करंट में द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये बीजेपी से बिलोंग करती है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे जो 14 नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो ये थे सारे प्रेसिडेंट जो मैं आप लोगों को कवर करवा चुका हूँ। प्रतिभा पाटिल से आप लोगों को पूछा जा सकता है, ये पहली 12वें नंबर के प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम हम लोग देख चुके हैं। तो सारे प्रेसिडेंट भी यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं WTO। तो WTO कब बना था? तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ये WTO से पहले यही हुआ करता था, फिर इसको हटा करके 1995 में WTO बनाया गया था। ये भी पूछते हैं कि WTO से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी उसका नाम क्या था? तो वो GATT थी। अब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कौन सी कब बनी थी। यूनाइटेड नेशन 1945, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। कंट्री कितनी इसमें? 1993 है, 193 कंट्री है। फूड वाली का हमेशा इटली में मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। 1945 में ये बनी थी आप लोगों की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर ILO 1919 में, स्विट्जरलैंड 187 कंट्री। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1947 में ये बना था और कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO 1948 और UK में इसका हेडक्वार्टर लंदन में और 174 इसमें कंट्री है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1965 और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 170 इसमें कंट्री है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में बना था, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, नैरोबी में। केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी। फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये 1969 में बना था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, तो इसका हेडक्वार्टर 1946 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ। और यूनेस्को का पेरिस में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आप लोग का इटली में मिलेगा। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 1945 कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यूनेस्को का पेरिस में 1945 में बना था आप लोग का यूनेस्को। फिर आप लोगों का UND वाला याद नहीं रखना है। फिर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का 1974 में ये बनी थी और स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिवर्सल पोस्टल असिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1874 में बना था और स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। WHO कब बना था? 1948 और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके बाद आता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950 में बना था, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO बोलते हैं, 1967 में बना था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और ये आप लोग का WTO पूछा गया था, ये आप लोग का 1995 में बना था। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेंटर, तो ये 1964 में बना था और इसका जेनेवा में हेडक्वार्टर है। OECD मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1961 में बना था OECD और इसमें टोटल कंट्री 37 है और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। बाकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर, वियना में, कंट्रीज में 173 है। उसके बाद OPEC 1960 में बना था, वियना में इसका हेडक्वार्टर, 13 कंट्री OPEC में। ये पूछा जा सकता है कि OPEC में कितनी कंट्री हैं? तो 13। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कब बना था? 1932 में बना था, इसमें लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज में 71 है। तो इसमें आप लोग ये करेक्ट करिएगा, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में करंट में कितनी कंट्री है। अभी 2 कंट्री है कोई जो इसमें इंक्लूड की गई थी 2023 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 161, इसमें 1961 में ये बना था, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो आप लोगों से पूछा गया था, तो 1949 में बना था, हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स बेल्जियम में है। मेंबर कंट्री नाटो में 30 है। फिर आसियान आप लोगों को 1967 में बना था, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को इंडोनेशिया के जकार्ता में है और कंट्री कितनी आसियान में? 10। APEC मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1989 में बना था और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है और टोटल कंट्री APEC में 21 है। फिर आप लोगों का फीफा 1904 में बना था, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, टोटल मेंबर कंट्री इसमें 211 है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, 1913 में ये बना था, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें जो टोटल कंट्रीज़ है वो 211 है। फिर AIIB, ये चाइना का बैंक है, 2016 में बना था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 में बना था, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है और कंट्रीज में 9 है। अंकटाड हम लोग देख चुके हैं, 1964 में बना था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी रेबेका ग्रेन स्पेन इसकी पहली फीमेल हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, टोटल कंट्रीज में 68 है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक 1944, वाशिंगटन DC 189 कंट्री। IMF भी 1945, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, इसमें 190 कंट्री है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945, द हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, टोटल कंट्री 193। उसके बाद आता है आप लोगों का FATF 4 सेक्शन टास्क फोर्स, ये कब बना था? 1989 में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, टोटल कंट्रीज में 39 है।
तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन आता है 11th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को की जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट आती है उसमें 11th नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो कौन सा था, तो ये था कंचनजंगा। अब लोगों से पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की जो प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है उसमें पहला कौन सा था, तो ये नीलगिरी था। और जो 11th नंबर का था कंचनजंगा था। और 12 नंबर का आप लोगों का पन्ना था। पन्ना कहाँ से है, पन्ना आप लोगों का राजस्थान में है। तो ये 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को मध्य प्रदेश का इसमें यूनेस्को में जगह दी गई थी। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कि आप लोगों से कि भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वह आप लोगों के 18। आसियान का हेडक्वार्टर पूछा गया तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। विच गैस इज यूज टू प्रिजर्व द ऑयल, तो ये कौन सी होते हैं, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ, तो ये किसका एलोट्रोप होता है, कार्बन का होता है। अब आप लोगों से कार्बन के कोई और एलोट्रोप पूछ सकता है, तो जैसे कि बक मिनिस्टर फुलरिन भी होता है, उसके बाद डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, या फिर ग्रेफिन भी होता है। तो इनमें से कोई सा भी आप लोगों से पूछ सकता है जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु स्टार्टेड द बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था, तो ये 1928 में स्टार्ट किया गया था बाय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था फॉर द फार्मर ऑफ बारदोली। तो बारदोली के किसानों के लिए स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ द टैक्सेस जो बढ़ गए थे उसके बेस पर स्टार्ट किया गया था। अब और देख लेते हैं बाकी। चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था, चंपारण बिहार से स्टार्ट किया गया था। ये भी किसानों का जो इंडिगो कल्टिवेशन था उसके अगेंस्ट था, 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और रोलेट सत्याग्रह 1919 में। ये आप लोगों के चारों महात्मा गांधी के मूवमेंट है जो स्टार्ट किए गए थे, इसी ऑर्डर में स्टार्ट हुए थे। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी ये किसके द्वारा की दी गई थी, तो एडविन हब्बल के द्वारा दी गई थी। इन्हीं के नाम पर एक टेलीस्कोप जो नासा ने लॉन्च की थी उसका नाम भी हब्बल टेलीस्कोप रखा गया है, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आर्टिकल 51A इज रिलेटेड, तो ये किससे रिलेटेड है, तो द स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी पूछते हैं कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी है किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोगों के फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। तो इसने 1976 में रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, द नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ट ड्यूरिंग द इंटरनेशनल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के टाइम पर महसूस या फेल्ट की गई थी। फिर क्या होता है, 42वां अमेंडमेंट होता है नेक्स्ट ईयर ही, 42वां अमेंडमेंट 1976 में होता है और 10 फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि करंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो करंट में 11 है, और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा जुड़ी गई थी। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 है। टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया टोटल कितने, 25 हाई कोर्ट हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा हाई कोर्ट कब बना था। सबसे पहला हाई कोर्ट पूछे तो कोलकाता जो 1862 में बना था। उसके बाद बॉम्बे बना था, ये भी 1862 में बना था। उसके बाद चेन्नई बना था। तो ये इनका ऑर्डर आप लोगों से पहला पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। गोवा, दमन एंड दीव ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो ये बॉम्बे वाले में आते हैं। पुडुचेरी पूछ सकते हैं, तो पुडुचेरी आप लोग का तमिलनाडु का जो ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट है चेन्नई वाला, मद्रास वाला, उसके अंडर में आता है। फिर इलाहाबाद बनता है आप लोग का 1866 में, फिर कर्नाटक 1884 में बनता है। उसके बाद आप लोग को लेटेस्ट याद रखने हैं। लेटेस्ट आप लोग का 2000 में कौन सा बना था, छत्तीसगढ़ वाला बना था, बिलासपुर वाला, तो ये 2000 में बना था जब स्टेट बना था। उसके बाद 2019 में आप लोग का आंध्र प्रदेश वाला बना, तेलंगाना वाला बना। और 2013 में आप 13 में आप लोग के 3 बने थे। मेघमणि 3 इसकी ट्रिक होती है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघमणि 3 ये 2013 में बने थे, और ये 2019 में बने आंध्र प्रदेश वाले को 2 अमरावती और इसकी कैपिटल हैदराबाद। आप लोगों से पूछा गया था कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये नागपुर में लोकेटेड है। तो अब मैं आप लोगों को सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बता देता हूँ कि कौन कौन सा कहाँ पर है। जैसे एग्रीकल्चर वाला तो नई दिल्ली में है, और राइस वाला कटक में है, शुगर कैन वाला कोयम्बटूर में है, पोटैटो वाला आलू वाला शिमला में है, आलू पर जहाँ रिसर्च होती है। तंबाकू पर जहाँ रिसर्च होती है वो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है, और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। शुगर वाला कानपुर में है, और लाख वाला रांची में है। इसके ट्रिकल लाख रन बनाए, धोनी रांची से बिलोंग करता है, तो लाख पर जो रिसर्च होती है वो रांची में है। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, जो कल्पना चावला का शहर बोलते हैं जिसको। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है। लेदर वाला चेन्नई में है, माइनिंग वाला धनबाद में है, और ड्रग वाला लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल वाला पुणे दिल्ली में है, फिर रमन वाला बेंगलोर में है, और साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR चंडीगढ़ में है। फिर आता आप लोगों का साल्ट लेक मैराइन रिसर्च कमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भावनगर में है। आर्कियोलॉजिकल वाला कोलकाता में है। फिर सेंट्रल जूट वाला आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये कोलकाता में है। कोकोनट वाला कासरगोड केरला में है। टेक्सटाइल रिसर्च वाला अहमदाबाद में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में है। और नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी आप लोगों के बेंगलोर में है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी पणजी गोवा में है, जियो फिजिक्स वाला हैदराबाद में है और पेट्रोलियम वाला देहरादून में है। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की उत्तराखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों का लखनऊ में है। सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों का मैसूर में है। चमड़े वाला भी मैसूर में था आप लोगों का। और सेंट्रल ग्लास वाला ये आप लोग कोलकाता में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आप लोगों का तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता, टॉक्सिकोलॉजी वाला लखनऊ में है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल में। और सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आप लोग का हैदराबाद में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप लोग का तिरुवनंतपुरम में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप लोग का जादूगोड़ा में है। तो ये भी मैंने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोग को यहीं पर कवर करवा दिए हैं। उसके बाद ये पूछा गया था आप लोग का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है। तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सागरमाला प्रोजेक्ट। और द नेक्स्ट आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट इज टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल पोर्ट लीड ग्रोथमेंट इन इंडिया बाई कवरिंग द 75-17 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है और टोटल कोस्ट लाइन हमारी 14,500 की है, उसको कवर करता है। उसके आसपास पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर पोर्ट से आप लोग का जो भी सामान वगैरह होगा उसको सेंट्रल भारत में ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो उसी के पर्पज़ से डेवलप किया जा रहा है। पोर्ट डेवलप किए जाएंगे, इसमें पोर्ट एंड वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे, वर्ल्ड वाइड ट्रेड के लिए मेंटेन किया जाएगा। और तो ये था। बाकी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडिया में मेजर पोर्ट कितने हैं तो 13 पोर्ट्स हैं। विच डिड नॉट विन द ICC वर्ल्ड कप, तो आज तक किसी कौन सी कंट्री जिसने वर्ल्ड कप नहीं जीता है तो ये आप लोग के न्यूजीलैंड है। चिल्का लेक कहाँ पर आप लोग की उड़ीसा में पड़ती है और ये खारे पानी की लेक है चिल्का लेक। अब बाकी लेक देख लेते हैं। बेम्बानाड लेक आप लोग की केरला में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। फिर शिवाजी सागर लेक आप लोग की महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर लेक आप लोग की मध्य प्रदेश में है। पेंगोंग लेक आप लोग की लद्दाख में है। पुलिकट लेक पूछते हैं आप लोग की आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक गुजरात राजस्थान में है। और नागार्जुन सागर लेक मोस्ट इंपोर्टेंट है तेलंगाना में है। लोकटक लेक आप लोग की मणिपुर में है। और वुरला लेक आप लोग की जम्मू कश्मीर में है। संगीत नाटक अकेडमी को कम फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड की गई थी 1953 में। इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। चेयरमैन इस समय कौन है, संध्या पुरेचा है। और हेडक्वार्टर कहाँ से इसका, नई दिल्ली में है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है आप लोगों की संगीत नाटक अकेडमी। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी आप लोगों से पूछा गया था, तो ये कौन थे, तंजावुर इसकी कैपिटल थी और फाउंडर थे इसके विजययाल्ला और ये चोला अम्पायर था। तो ये था आप लोगों का फाउंडर से रिलेटेड। तो फाउंडर से रिलेटेड मैं आप लोगों को ऊपर करा चुका हूँ। तो टोटल जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं 25 मिले हैं। 5 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किसी भी कैंडिडेट को अगर याद है कि सर 5 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, जिससे जब मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है इनमें से किसी भी क्वेश्चन में एरर है या लगता है सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछा गया था, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं कंप्यूटर की एनालिसिस। कंप्यूटर में जो आज का जो लेवल रहा है थोड़ा सा मॉडरेट रहा है 18 के हिसाब से देखा जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 KB 1 MB 1 TB करके 4 दे रखे थे। सबको क्या करना था आप लोगों को बाइट में कन्वर्ट करके अरेंज करना था। दूसरा ये आप लोग का मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हेक्साडेसिमल वाले 4 दे रखे थे, उनको डेसिमल वैल्यू को निकाल करके अरेंज करना था। ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था वेब लेआउट के बारे में और रीड व्यू क्या होता है और प्रिंट लेआउट होता है, इनकी डेफिनेशन को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों का मेमोरी कौन सी फास्ट होती है, तो कैच मेमोरी सबसे फास्ट होती है, तो इनको अरेंज करना था। ये क्वेश्चन आप लोगों का 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 था आप लोग का फ़ॉन्ट के फोल्डर में क्या नहीं होता है, तो ये आप लोग को बताना था। फ़ॉन्ट स्पेस, इंडेंट, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और बाय यूज कैप्चा ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग के 4-5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के मुझे मिले हैं, इनमें से अगर 3-4 क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद हो किसी को भी कैंडिडेट को, वो कमेंट कर दीजिएगा। कंप्यूटर के भी मैं आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी कंप्यूटर की मैराथन मेरे द्वारा ली गई थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोग अच्छा करके आए होंगे। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि कंप्यूटर के नोट्स दे दीजिए, तो नोट्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 7409781828। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोगों को कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इसकी PDF आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप लोगों को इस शिफ्ट की एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अपकमिंग शिफ्ट जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी आप लोगों की सेकंड शिफ्ट, उसकी भी एनालिसिस इसी तरीके से की जाए, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
तो अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही एनटीए की ओर से कोई भी अपडेट आती रहेगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। टू हाई स्टडी ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। पर डे इसमें 2 शिफ्ट हो रही हैं। टोटल जो शिफ्ट होंगे आप लोगों की 8 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी जो आज 21 अगस्त की पहली शिफ्ट तो कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी कंप्लीट एनालिसिस एंड सेपरेट जीके की 30 क्वेश्चन की एनालिसिस ऑलरेडी मेरे द्वारा कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद इसकी जो सेकंड शिफ्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड शिफ्ट है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के 30 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर के जो भी 10 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे जो भी कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी सबसे पहले आप लोग को पता ही है पेपर का लेवल मॉडरेट आ रहा है, इजी नहीं है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। कंप्यूटर का सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहा है, फिर रीजनिंग भी अच्छी खासी आ रही है। आप लोग की इंग्लिश है वो डुएबल है, और मैथमेटिक्स भी डुएबल है। और जो जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ये एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023, जो एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023 है, इसका वेन्यू पूछा गया था कि कहाँ पर हुई है। तो एक तो ध्यान रखना है, इसका 17th एडिशन था, 17वां एडिशन था ऑफ द एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी वाज हेल्ड इन चेन्नई फ्रॉम 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच ये चैम्पियनशिप हेल्ड हुई थी चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। और इसको किसने जीता? इंडिया ने टाइटल आफ्टर द डिफीटिंग मलेशिया। तो इसको मलेशिया को हराकर इंडिया ने इसका टाइटल जीता है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों की और कौन कौन सी जो ट्रॉफी है स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड जो लास्ट के 6 महीने में आप लोगों से पूछी जा सकती है, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टाटा का जो इंडियन प्रीमियर लीग था इसका 16वां सेशन हुआ था 2023 में। इसका विनर कौन था? तो सीएसके चेन्नई सुपर किंग इसका विनर है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। उसके बाद चलते नेक्स्ट, 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके विनर कौन है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है वुमेन जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी विनर। तो इसका विनर कौन है? तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम इसकी विनर है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये जापान में हुआ था। नेक्स्ट आता है आप लोग का स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, इसको किसने जीता? इजिप्ट ने जीता है। वेन्यू क्या था इसका? चेन्नई इंडिया था। उसके बाद 2023 का बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप विनर कौन है इसका? चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज रंकिरा रेड्डी। तो ये आप लोगों का डबल्स विनर है। और इसका वेन्यू क्या था इसका? यूएई यूनाइटेड एमिरेट्स में ये हेल्ड हुई थी। फिर संतोष ट्रॉफी आप लोग को याद रखनी है, किसने जीती? कर्नाटका ने। और वेन्यू क्या था इसका? सऊदी अरेबिया। फिर एक आप लोगों को ईरानी कप भी पूछा जाता है कि इसका ईरानी कप जो फाइनल हुआ था इसका विनर कौन है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया इसका विनर है ईरानी कप का। फिर वुमेन प्रीमियर्स लीग 2023 ये पहली हुई थी, तो इसको किसने जीता है? मुंबई इंडियन ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, इसके विनर कौन है? महाराष्ट्र है। और ये कहाँ पर हुए थे? ये उड़ीसा में हुए थे। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसका विनर कौन था? सौराष्ट्र। 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2023, तो इसको किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। वेन्यू क्या था इसका? काकीनाडा आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बिलिस चेस चैम्पियनशिप 2023 का विनर कौन है? तो कोनेरू हम्पी है। तो ये थी लास्ट 6 महीने की इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जो पूछी गई थी। मैंने आप लोगों के यहाँ पर सारी की सारी रिवाइज़ करवा दी है, लास्ट के 6 महीने की है। कोई ना कोई ट्रॉफी आप लोगों से अपकमिंग शिफ्ट में ज़रूर पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जो संविधान के हमारे पॉलिटी में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट आप लोगों को मैच ऑफ द फॉलोइंग करने थे। ये मैंने आप लोगों को पहले दिन के एनालिसिस में रिवाइज़ करवाए थे, फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, बात करें टोटल पार्ट्स कितने, तो 22 पार्ट है। अगर आप लोगों के ऑप्शन में 22 रहा तो 22 सही होगा, ऑप्शन में 25 रहा तो 25 भी सही होगा। 3 अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। तो एक एक करके सारे पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आप लोग का पार्ट 1, आर्टिकल आएंगे इसमें 1 से 4 के तक। और इसमें क्या बात की गई है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 आप लोगों का सिटीजनशिप आता है। सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ले रखी है, आर्टिकल 5 से 11 आ जाएंगे। पार्ट 3 हमने 12 से 35 आता है और फंडामेंटल राइट आते हैं जो हमने यूएसए से बोरो किए हैं। पार्ट 4 में आप लोगों की 36 से 51 आर्टिकल आते हैं और डीपीएसपी आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और ये हमने किससे? आयरलैंड से बोरो किया, ये भी याद रखिएगा।
पार्ट 4A और आर्टिकल 51A इसमें आती है फंडामेंटल ड्यूटी। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ी गई थी। फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ी गई थी। उसके बाद पार्ट 5 में आते हैं आप लोग को यूनियन के बारे में 52 से 151। पार्ट 6 में आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आता है। पार्ट 7 को रिपेल कर दिया गया था। पार्ट 8 में आप लोग का यूनियन टेरिटरी के बारे में आता है। पार्ट 9 में आप लोग का पंचायत और पार्ट 9A में आप लोगों की म्यूनसिपलिटीज़। पार्ट 10 में आता है आप लोग का शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज़। पार्ट 11 में आता है आप लोग का फाइनेंस एंड पार्ट 11 में आता है आप लोग का रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आती है। पार्ट 13 में आप लोग का ट्रेड याद रखिएगा। पार्ट 14A में आप लोग के ट्राइब्यूनल्स आते हैं। पार्ट 15 में आप लोग का इलेक्शन आता है। पार्ट 16 में आप लोग का स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस। और पार्ट 17 में आप लोगों का क्या आती है? ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। पार्ट 18 में आप लोगों की इमरजेंसी आती है। और पार्ट 19 आप लोग को याद नहीं रखना है। पार्ट 20 में आप लोगों का संविधान संशोधन अमेंडमेंट आते हैं। 368 आर्टिकल है। तो जो मैंने पार्ट्स बताए बस यही आप लोग को याद रखने हैं। इन्हीं में से आप लोगों का जो भी पार्ट्स आएगा वो फंस जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर का जो स्टेटहुड डे होता है वो कब होता है। पहले दिन भी मैंने हर एक स्टेट के स्टेट डे आप लोगों को करवा दिए थे। फिर से आप लोगों का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम लोग फिर से आप लोगों के जितने भी स्टेट है सबके स्टेटहुड डे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 20 फरवरी 1987 को। असम कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद उड़ीसा बना था आप लोगों का 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल डे। फिर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। फिर उसके बाद कर्नाटका कब बना था? 1 नवंबर 1956। गुजरात 1 मई 1960। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। तो झारखंड है, ये भी आप लोगों से पूछा गया था। झारखंड का फाउंडेशन डे तो ये होता है 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है 2000 में। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956। तेलंगाना 2 जून 2014 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। और नागालैंड बना था आप लोगों का 1 दिसंबर 1963 को। पंजाब 1 नवंबर 1966। हरियाणा भी 1 नवंबर 1966। पंजाब पश्चिम बंगाल आप लोग का 26 जनवरी 1950। बिहार बना था आप लोग का 22 मार्च 1912 को। मणिपुर का आप लोगों से पूछा गया था 21 जनवरी 1972। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों सेम डे बनते हैं 1 मई 1960 में। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। फिर आप लोग का मेघालय बनता है 21 जनवरी 1972। राजस्थान 30 मार्च 1949। सिक्किम बनता है आप लोगों का 16 मई 1975 को। ये भी आप लोगों का पूछा जा चुका है सिक्किम भी। हरियाणा बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश बनता है आप लोगों का 25 जनवरी 1971 को। तो जितने भी स्टेट थे सबके हमने फाउंडेशन डे कर लिए हैं यहीं पर रिवाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पार्लियामेंट होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो ये बनी होती है 3 चीज़ों से मिलकर, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये होती है आप लोगों की पार्लियामेंट। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि विंबलडन जो विनर है 2023 का, इसका विनर कौन है? तो ये कार्लोस अल्काराज। अब मैं आप लोगों को 2023 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं सारे के सारे रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का इसी ऑर्डर में होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में हुआ था। और ये किस टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और मेंस का जो सिंगल विनर है इसका नोवाक जोकोविच है। और आपको रनर अप याद नहीं रखना, बस विनर याद रखिएगा आप लोग। और बात करें वुमेंस का विनर कौन है इसमें, तो ये आप लोगों का आर्यना सबालेंका, ये बेलारूस की है। अब चलते नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम। ये फ्रेंच ओपन होता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें आप लोगों को मेंस का जो सिंगल विनर है ये याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। और वुमेन का कौन है? इगा स्वेतेक, पोलैंड की है। आपको कंट्री भी याद रखनी है, वो भी पूछी जाती है। फिर अभी जो लेटेस्ट हुआ विंबलडन हुआ है, ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो 1877 में स्टार्ट हुआ था। इसकी सरफेस रहेगी ग्रास कोर्ट पर, ये खेला जाता है। और जो मेंस का जो सिंगल का टाइटल है किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और वुमेन का जो जीता है इसमें मार्केटा वोंडारोसोवा ने, जो पोलैंड की खिलाड़ी है, उसने जीता है। तो 3 ग्रैंड स्लैम अभी तक हो चुके हैं। तीनों के विनर मैंने आप लोग को बता दिए हैं। आप लोगों को विनर याद रखने होते हैं, मैन का भी और वुमेन का भी, किस सरफेस पर खेला जाता है ये भी, और किस ऑर्डर में खेले जाते हैं ये भी। अभी जो लास्ट ओपन होगा USA ओपन होगा जो अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टेट बर्ड नहीं पूछा गया था, एनिमल पूछा गया था कि यूपी का स्टेट एनिमल कौन सा होता है। तो मैं आप लोगों को सारे के सारे यहीं पर रिवाइज़ करवा देता हूँ। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल ब्लैक बक, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, असम का क्या होता है? इंडियन वन हॉर्न राइनो होता है। बिहार का आप लोग का गौर होता है। छत्तीसगढ़ का आप लोग का वाइल्ड बफेलो,
गोवा का भी गोर, गुजरात का एशियाटिक लायन, हरियाणा का ब्लैक बक, हिमाचल प्रदेश का स्लो लियोपर्ड और झारखंड का आप लोग का होता है एलिफेंट। कर्नाटक का भी आप लोगों का एलिफेंट होता है, केरला का भी एलिफेंट होता है। स्वाम्प डियर मध्य प्रदेश का होता है, जायंट स्क्वायरल आप लोग का महाराष्ट्र का होता है, सांगाई आप लोग का मणिपुर का होता है। और मेघालय का जो होता है आप लोग का ये होता है क्लाउडेड लियोपर्ड। मिजोरम का आप लोग का सेरो होता है। मिथुन आप लोग का नागालैंड का होता है। उड़ीसा का आप लोग का सांबर डियर होता है। उसके बाद पंजाब का होता है आप लोग का ब्लैक बक, राजस्थान का आप लोग का चिंकारा, सिक्किम का रेड पांडा, तमिलनाडु का नीलगिरी ताहिर, तेलंगाना का आप लोग का स्पॉटेड डियर और त्रिपुरा का होता है आप लोगों का फायर लंगूर। उसके बाद उत्तराखंड का होता है आप लोग का मस्क डियर और उत्तर प्रदेश का आप लोगों से पूछा गया था स्वाम्प डियर या फिर बारासिंगा और वेस्ट बंगाल का होता है आप लोगों का फिशिंग कैट। तो सारे स्टेट के मैंने आप लोगों को एनिमल भी करवा दिए हैं। हाउ मैनी पद्मा अवार्ड गिवन इन 2023, तो टोटल 106 हैं। इसमें आप लोग को याद रखना है कि पद्म जो विभूषण है ये भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है। और ये टोटल कितने लोगों को दिया गया है 2023 में, उनके नाम देख लेते हैं। यहाँ पर नाम, यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को। श्री बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर, ये गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड बात है दिलीप महालनोबिस, मेडिसिन के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल। और मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश के, ये सीएम रह चुके हैं। फोर्थ नंबर पर आता है जाकिर हुसैन आर्ट महाराष्ट्र और श्री एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका और श्रीनिवास वर्धमान ये आप लोग के साइंस एंड टेक में यूएसए के। फिर आप लोग याद रखिएगा पद्म भूषण ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसमें भी ये आप लोग का 5 लोगों को दिया गया, उनके 6-7 लोग हैं, 8-9, तो 9 लोगों के नाम, उनकी कैटेगरी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो ये मैंने आप लोग को डेज़ वाली जो स्टैटिक जीके कराई थी आधे घंटे में, वहाँ पर भी मैंने हर एक महीने के जो डेज़ होते हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करवा दिए हैं। यही मैंने आप लोग को वहाँ पर भी कवर करवाया था, फिर से कवर करवा देता हूँ। और मैं आप लोग को फरवरी के कवर करवा देता हूँ। 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को ही होता है नेशनल डे फॉर श्रीलंका। और 5 फरवरी टू 13 फरवरी होता है क्या, काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच काला घोड़ा फेस्टिवल। और 6 फरवरी को होता है आप लोग का इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक होता है। 8 फरवरी को होता है आप लोगों का सेफर इंटरनेट डे। उसके बाद 10 फरवरी को होता है आप लोगों का वर्ल्ड पल्सिस डे, दाल दिवस होता है। और नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी होता है। 11 फरवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस और वर्ल्ड डे ऑफ सिक भी होता है आप लोग का 11 फरवरी को। 12 फरवरी को होता है डार्विन डे। 12 फरवरी को आप लोग का एक डे और होता है अब्राहम लिंकन बर्थडे भी होता है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को ही होता है आप लोगों का नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी कब होता है, 12 फरवरी को ही। फिर नेक्स्ट होता है 13 फरवरी को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को एक डे और होता है सरोजिनी नायडू की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है। 14 फरवरी को होता है वैलेंटाइन डे, हर कोई जानता है। उसके बाद 18 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच होता है ताज महोत्सव। और 20 फरवरी को होता है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का फाउंडेशन डे। 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये आप लोग का पूछा गया था। और 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22 फरवरी को होता है आप लोग का वर्ल्ड थिंकिंग डे। 24 फरवरी को क्या होता है आप लोग का सेंट्रल एक्सरसाइज डे। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। और 28 फरवरी को होता है रेयर डिसीज डे। तो फरवरी के जितने भी डिसीज थे, जितने भी डेज थे, वो मैंने सारे आप लोगों को कवर करवा दिए हैं यहीं पर। फिर आता है पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय ए प्लांट कॉल्ड एज द लाइकेन। तो ये लाइकेन के सेंसिटिव होते हैं सल्फर के सल्फर के पोल्यूशन के अगेंस्ट। तो और लाइकेन क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी एंड फंगस का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट इज ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है, तो ओस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सोल्यूशन विद हाई कंसनट्रेशन टू द सोल्यूशन विद ए लोअर कंसनट्रेशन। तो ये वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसनट्रेशन से लेकर के लोअर कंसनट्रेशन की साइड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं ओस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का वेन्यू क्या था, तो इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों का जो द 2023 टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, तो ये उड़ीसा में हुआ था और जर्मनी ने किसको, बेल्जियम को हराकर जीता है इसको। और ये टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों का 1971 में स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान ने इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं,
हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हु प्रेजेंटेड, हाँ तो ये किसने इसको प्रेजेंट किया था, इसको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, जो बाद में जाकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीएम्बल प्रस्तावना बनता है। क्या बनता है? प्रीएम्बल बनता है बाद में जाकर के वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वही बाद में जाकर के क्या बनता है? हमारा प्रीएम्बल बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था झारखंड का फाउंडेशन डे, तो ये होता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को ही क्यों होता है? क्योंकि इस दिन होती है जो हमारे बिरसा मुंडा जी थे उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब आता है आप लोग का शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो मैं आप लोग को सारे कल्टीवेशन करवा देता हूँ। किस कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बुलाया जाता है? चेना बोलते हैं श्रीलंका में, लादेंग बोलते हैं आप लोग का जावा एंड इंडोनेशिया में, झूम बोलते हैं आप लोग की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे यहाँ, और पोदू बोलते हैं आप लोग का आंध्र प्रदेश में, मिलिया बोलते हैं आप लोग के मैक्सिको में, और कोनुकू बोलते हैं आप लोग के वेनेजुएला में। फिर आप लोग का रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, और मिल या आप लोग का मिल्पा बोलते हैं आप लोग के ग्वाटेमाला में। उसके बाद इंडिया में देख लेते हैं, झूम बोलते हैं असम में, फिर आप लोग का पूनम बोलते हैं केरला में, पोद्यू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और बीवर या फिर माशन या फिर पेंदा या बियरा ये बोलते हैं आप लोगों के मध्य प्रदेश में। तो जहाँ जहाँ झूम कल्टीवेशन होता है सबके नाम अलग अलग होते हैं। व्हाट इज़ द रिवर्स रेपो रेट, तो ये क्वेश्चन आया था आप लोग का। ट्रिपल आर क्या होता है? तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है एट विच द जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जैसे कि हमारा क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये मनी को बोरो करता है किससे? जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। तो जिस रेट पर बोरो करता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये क्या होती है? जो हमारी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। आरबीआई का गवर्नर जो है हमारे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, वो इसको जारी करते हैं। अब महंगाई को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है आप लोग का क्वालिटेटिव टूल्स और होता है क्वांटिटेटिव टूल्स। जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इसी में से इसके जो दो टाइप के होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है सीआरआर, तो आप लोगों से सीआरआर भी पूछा गया था। तो ये क्या एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। एसएलआर भी होता है, और दूसरा होता है आप लोग का रीफाइनेंस फैसिलिटी। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं आप लोग का? रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, एमएसपी हो गया, और बेस रेट हो गया। इनमें चेंजेस करके आप लोगों के महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। आप लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ईजी है, जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, व्हाट इज़ द SDG 17। तो ये आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। एक साइड आप लोग को SDG दे रखे थे और एक साइड दे रखा था कि उसमें क्या मेंशन है। तो मैंने आप लोगों के लिए 17 SDG है। टोटल कितने SDG हैं? 17 हैं, जो 2030 तक हमें कवर करने हैं, पूरे करने हैं इनका टारगेट। जैसे कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है हमारा? नो पॉवर्टी। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। तीसरा क्या है? गुड हेल्थ। और चौथा क्या आप लोग का? क्वालिटी एजुकेशन। तो इस तरीके से आप लोग को 4 दे रखे थे, वो आप लोग को मैच करने थे। तो आप लोग सारे पढ़ कर जाइएगा। कोई भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी करवा लेगा या टारगेट भी पूछ लेगा कि इनको कब तक पूरा करना है, अचीव करना है। उसके बाद आप लोग का बॉम्बे प्लान वाज रिलेटेड। तो जो बॉम्बे प्लान था ये किससे रिलेटेड था? तो द बॉम्बे प्लान वाज द इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया प्रपोज बाय द ग्रुप ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा एक प्लान है जो प्रपोज किया गया था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो कब प्रपोज किया गया था? 1944 में। अब क्या क्या आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि पहला अटैम्प्ट टू इनिशिएट द इकोनॉमिक प्लानिंग वो क्या था? ये था आप लोगों का जो 1934 में किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। कि उनकी जो बुक थी प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी पूछी जाती है। ये बुक किसकी है? तो ये एम विश्वेश्वरैया की है। फिर 1933 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके 1 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और ये फिर फेल्ड हो जाता है। 1944 में आता है आप लोग का बॉम्बे प्लान, हम देख चुके हैं। उसके बाद 1945 में आता है पीपल्स प्लान वाज गिवन इन एम.एन. रॉय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। इनमें से आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा सकता है आप लोगों का, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। 1950 में आता है आप लोग का सर्वोदय प्लान, जो किसके द्वारा दिया गया था? जेपी के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोग का क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ चुका है पहले दिन। उसके बाद द प्लानिंग कमीशन बनता है जो 15 मार्च 1950 को बनता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग क्या है? तो एक तरह की फार्मिंग होती है, जैसे हमारा सिटी होती है, शहर होता है, शहर से कुछ दूरी पर लगभग
मानकर चलिए 40-50 किलोमीटर की दूरी पर जो किसान खेती करते हैं स्पेशल पर्पज़ फॉर वेजिटेबल, तो उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक रात तक ट्रक के द्वारा जो भी सब्ज़ी उगाई जाती हैं गांव में, उसको एक रात में शहर में पहुंचाया जा सकता है एक रात के अंदर। तो वो ट्रक है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करके एक रात में सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल की जाती है, सिटी की जो वेजिटेबल की डिमांड होती है। और ये इसको जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को बोलते हैं आप लोग ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ये ट्रक से एक डायरेक्टली लिंक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आप लोगों को बताना था। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। इसका एज ग्रुप होता है 18 से 50 और ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। और इसमें 2 लाख का डेथ कवर दिया जाता है, लाइफ कवर। और प्रीमियम इसका चेंज हो चुका है, 436 पर एनम इसका प्रीमियम है। उसके बाद इस स्कीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको चला रहा है। फिर आप लोगों को दिया गया था इकोनॉमिक्स लाइन दे रखी थी जेम केन्स की एंड एडम स्मिथ की। ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये 20 क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा गया था जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 21वां डिसीज़ रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी आप लोग की, वायरस की डिसीज़ थी और बैक्टीरिया की थी। आपको मैच करने था कि इनमें से कौन सी डिजीज़ वायरस से नहीं होती है। इसका करेक्ट उत्तर था आप लोग का कैंसर। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे डिसीज़ लिख दिए यहीं पर। बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलरा एंड टाइफाइड। फिर वायरल डिसीज़ लिख दी मैंने, कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड पोलियो मेलाइटिस। तो ये भी सारी मैंने वायरस वाली भी इधर साइड लिख दिए। फंगल डिसीज़ भी एक जगह लिख दी है। प्रोटोजोआ मलेरिया से होता है, ये भी याद रखिए। कालाजार, स्लिपिंग और ये मलेरिया, ये सब किससे होती है, प्रोटोजोआ डिसीज़ होती है। और हेलमेंथ डिसीज़ भी मैंने आप लोगों को लिख दिया। तो सारे आप लोग रिवाइज करके जाइएगा जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। डिसीज़ वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले दिन भी पूछा गया था दोनों शिफ्टों में और आज भी पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो कल जिनका एग्ज़ाम है उनसे भी पूछा जाएगा। उसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और ये आप लोगों की डिस्टेंस की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो होती है, ये ट्रॉफी होती है, तो यही पूछा गया था कि ये जो प्लेयर थे ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, ये किसके द्वारा, क्रिकेट ट्रॉफी होती है एक, जो आईसीसी के द्वारा दिया जाते हैं। बेस्ट प्लेयर एक साल में कौन रहा है, तो इंडिया में सबसे पहले इस ट्रॉफी को 2004 में किसको दिया गया था, राहुल द्रविड़ को दिया गया था। और ये कौन थे, द इज़ नेम आफ्टर द फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कैप्टन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो आईसीसी देता है। तो ये थे आप लोग के 23 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। बाकी जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मुझे 30 क्वेश्चन जैसे मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर बहुत ही डिफ़िकल्ट आ रहा है, सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन आ रहा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग के लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लेंथी है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। कैच मेमोरी से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। मॉड्यूलेटर का यूज क्या होता है ये पूछा गया है। फिर आता है लोगों का नंबर कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सागन, हेक्सागन से ऑक्टावल। तो ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, इनका कन्वर्जन आप लोगों से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 18 को भी पूछा गया था और आज 21 को भी पूछा गया, कल को भी पूछा जाएगा। तो कन्वर्जन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टागल में, ऑक्टागल को बाइनरी में। तो जो भी कन्वर्जन हो सकते हैं वो आप लोग कर जाइएगा। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आया था आज आप लोगों का। और एक्सेल में जस्टिफाई जो अलाइनमेंट होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यानी एक्सेल के बारे में भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। फिर यूएसबी में कितने वायर होते हैं, एक क्वेश्चन ये था। तो ये था आप लोग के कंप्यूटर के टॉपिक्स जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये थी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ में जो टोटल पेज है वो 129 पेज हो चुके हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को 18 अगस्त की दोनों शिफ्टें और 21 अगस्त की दोनों शिफ्टें, 4 शिफ्ट मैंने कंप्लीट करवा दी है। चारों शिफ्ट की पीडीएफ आप लोग को एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पीडीएफ ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। कल जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो भी कैंडिडेट अपना जो रिव्यू है ज़रूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा जहाँ पर आप लोग को रिव्यू शेयर करना है।
तो आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आ रही होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही एनटीए की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।